राधे राधे बच्चा पार्टी। स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल विद्या वेब पर। तो जैसा कि हम अभी कल जो हमने क्लास ली थी उसमें प्रिज्म के बारे में पढ़ाया था। प्रिज्म में क्या क्या चीजें कौन कौन से कॉन्सेप्ट होते हैं, और आपको हम बता ही चुके हैं कि हम प्रिज्म की एक क्वेश्चन सीरीज चालू कर रहे हैं। सीरीज क्या, हम टॉपिक वाइज क्वेश्चंस लेके आएंगे और वो टॉपिक्स वाइज क्वेश्चंस में हर टॉपिक्स में से एक क्वेश्चन फंसने की 100% पॉसिबिलिटीज रहेगी। हाईली प्रोबेबल क्वेश्चंस का कलेक्शन लेके आ रहे हैं हम। और अभी सभी बच्चों से एक ही रिक्वेस्ट करेंगे कि सारे बच्चे कॉपी पेन निकाल करके बिल्कुल एकजुट होकर के सारी की सारे तैयारी करने की कोशिश करें। और मैं आपको एक विश्वास दिलाता हूं कि इनमें से मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से देखने को मिलेंगे। तो बेटा कल मैंने क्लास में आपको कुछ चीजों के बारे में समझाया था, तो उन्हीं से रिलेटेड क्वेश्चंस करा रहे हैं। आज हम टॉप 10 क्वेश्चंस को डिस्कशन करेंगे। और टॉप 10 क्वेश्चंस को केवल सीखना ही नहीं है, उनको ब्रीफली एक अंदर से निचोड़ निचोड़ दूंगा मैं आपके लिए। तो आपको उन सबका निचोड़ समझना है और उनके अलावा इस कैटेगरी के क्वेश्चंस को अच्छे से फॉलो करना है कि किस तरीके से करते हैं। तो बेटा कल मैंने आपको प्रिज्म के बारे में कुछ पढ़ाया था, तो मैं कल आपको कल का छोटा सा एक शॉर्ट इंट्रो दे रहा हूं। प्रिज्म में मैंने आपको बताया कि कोई प्रिज्म है, ग्लास प्रिज्म है, तो प्रिज्म में कितने कितने सरफेस के द्वारा रिफ्लेक्शन होता है बेटा? दो। एक पहली सरफेस के द्वारा, एक दूसरी सरफेस के द्वारा। जब पहली सरफेस के द्वारा होता है तो आपको ऐसा लगेगा कि लाइट जा रही है एयर टू ग्लास। एयर टू ग्लास मतलब रेयर टू डेंसर। जब रेयर टू डेंसर जाता है तो लाइट रे आपको पता है नॉर्मल की तरफ झुक जाती है। तो अगेन जाती है वो डेंसर टू रेयर, और डेंसर टू रेयर जाती है तो नॉर्मल से दूर हट जाती है। तो इस होल प्रोसेस में जो नॉर्मल और इंसिडेंट रे के बीच बना एंगल होता है उसे बोलते हैं बेटा एंगल ऑफ इंसिडेंस। एंड रिफ्रैक्टेड रे एंड नॉर्मल के बीच बना एंगल, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, इसे R1 बोला था। फिर यही रिफ्रैक्टेड रे थोड़ी आगे चल करके किसमें कन्वर्ट हो गई? इंसिडेंट रे में, क्योंकि सरफेस 2 की बात चल रही है। और इस एंगल को क्या बोला था? नॉर्मल और इंसिडेंट रे के बीच का एंगल, एंगल ऑफ इंसिडेंस थ्रू द सरफेस 2। इसको इसलिए R2 नाम दिया था। नाम R2 है पर है एंगल ऑफ इंसिडेंस। एंड जो फाइनली नॉर्मल और रिफ्रैक्टेड रे के बीच एंगल बनता है इमरजेंट रे के, उसे बोलते हैं एंगल ऑफ इमरजेंस। दिस इज सेड टू बी एंगल ऑफ प्रिज्म। इसका नाम होता है ए। तो बेटा क्या क्या चीज याद है आपको? मैंने कल बताया था ए इज इक्वल टू होता है R1 प्लस R2, एंड डेल्टा इज इक्वल टू होता है आई प्लस ई माइनस ए। डेल्टा होता है एंगल ऑफ डेविएशन, ये लाइट एक्चुअली में जाने वाली लाइट से कितना एंगल का डेविएशन रखती है। उसके बाद मैंने बताया था अगर मिनिमम डेविएशन का केस हो, मिनिमम डेविएशन का केस, मिनिमम डेविएशन के केस में आपको पता है आई इज इक्वल टू किसके बराबर होता है? ई के। R1 इज इक्वल टू किसके बराबर होता है? R2 के। ये सारा ओवरऑल पॉइंट ऑफ व्यू आपको पता होना चाहिए। ठीक है, अभी मैं छोटी सी चीज और बता रहा हूं आपको। एक टॉपिक होता है टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, इसे आपने थोड़ी सी थ्योरी में देखा होगा। थ्योरी में अगर मैं समझाऊं आपको तो आपने एक कॉन्सेप्ट को ध्यान में देखा होगा। अक्सर हम लोग छोटे होते हैं, बच्चे होते हैं, छोटी क्लास में हम लोग एक ऐसे समझ सकते हैं कि हम छोटी क्लास में एक एक्टिविटी टाइप की करते हैं लोगों को परेशान करने के लिए। यानी कि हम क्या करते हैं अपनी वॉच से, जैसे क्लासरूम में बैठे होते हैं तो आपने सबने किया होगा, मैंने ऑब्वियसली किया है, तो सभी लोगों ने किया होगा। जब हम अपनी वॉच से क्लास में जब बैठे होते हैं सभी लोग, तो जैसी कहीं सनलाइट रे आ रही होती है तो उससे हम वॉच से लेकर के एक दूसरे पर फ्लेक्स मारते हैं। क्या वॉच का जो ग्लास है, आपने कभी ऑब्जर्व किया है वो वॉच का ग्लास, क्या कभी वो वॉच का ग्लास ट्रांसपेरेंट होता है या नॉन ट्रांसपेरेंट? इट इज मिरर और लेंस। सभी को पता है वॉच का ग्लास जो है वो लेंस का काम करता है, ट्रांसपेरेंट होता है। और अपन को पता है लेंस से तो लाइट रे आर पार निकल जाती है। फिर ऐसा कैसे हो रहा है कि हम उस लाइट को कैप्चर कर रहे हैं सनलाइट रे से और उसे बाउंस बैक करके किसी के फेस पर फ्लेक्स के रूप में मार रहे हैं? तो वही चीज आपको समझनी है कि कभी कभी ऐसा होता है कि किसी ग्लास सरफेस से, ट्रांसपेरेंट सरफेस से भी लाइट आर पार ना निकल के उससे बाउंस बैक हो जाती है। उसी फिनोमेना को टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन बोलते हैं। अब टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन में आपको एक कहानी बता दूंगा। ये टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन हमेशा डेंसर टू रेयर जाने को होता है, हमेशा डेंसर मीडियम टू रेयर मीडियम जाने पे होगा, मतलब डेंसर टू रेयर। कभी भी गर्म मीडियम से, डेंसर मीडियम होता है हॉट और रेयर मीडियम होता है कोल्ड, कभी भी गर्म मीडियम से ठंडे मीडियम में कोई लाइट रे जा रही है तो आपने एक चीज ऑब्जर्व करी है कि जब कोई डेंसर से रेयर में जाती है तो ये जो लाइट रे आ रही है इंसिडेंट रे, इट इज सेड टू बी नॉर्मल। तो ये लाइट रे जानी चाहिए तो बिल्कुल सीधे, पर एक्चुअली में ये सीधे ना जाकर के अपने नॉर्मल से दूर रखती है। ये गई कैसे बेटा? इस तरीके से, सभी को पता। इसको बोलते हैं एंगल ऑफ इंसिडेंस और इसको बोलते हैं पूरे को एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। आया नहीं? पर इसमें एक फिनोमेना और होता है। सपोज करो कि अगर इस वाले एंगल ऑफ इंसिडेंस से लाइट इतना डेविएट हुई, अगर मैं इस एंगल ऑफ इंसिडेंस को थोड़ा सा और बढ़ाता हूं तो ये लाइट का एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन थोड़ा सा और बढ़ जाएगा। नाउ दिस विल बिकम एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। अगर मैं इस एंगल को थोड़ा सा और बढ़ाता हूं, एंगल ऑफ इंसिडेंस को थोड़ा सा और बढ़ाया,
थोड़ा सा और बढ़ने पे ये एंगल और बढ़ गया, और अब नाउ इट बिकम्स पैरेलल टू द ग्लास सरफेस, इस ग्लास सरफेस पे इंक्लाइन हो गई है। अब ये जो रिफ्रैक्शन एंगल है वो देखिए जरा, ये रिफ्रैक्शन एंगल कितने का हुआ, ये रिफ्रैक्शन एंगल हो गया 90। तो उस समय जब लाइट का रिफ्रैक्शन एंगल 90 हो जाए, तो जिस एंगल ऑफ इंसिडेंस पे हुआ है ये क्या कहलाएगा, नॉर्मल और इंसिडेंट रे के बीच का बना एंगल ऑफ इंसिडेंस, उसे क्रिटिकल एंगल बोलते हैं। क्या बोलते हैं, क्रिटिकल एंगल। यानी कि एंगल ऑफ इंसिडेंस की मैक्सिमम वैल्यू, मैक्सिमम वैल्यू जिस पर एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन 90 हो जाता है, उस एंगल ऑफ इंसिडेंस की मैक्सिमम वैल्यू को हम क्रिटिकल एंगल बोलते हैं, क्रिटिकल एंगल। होप सबने पढ़ रखा होगा, आईसी आ गया नहीं आया, मतलब एंगल ऑफ इंसिडेंस को बढ़ाते जाओ, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन बढ़ता जाएगा। देखिए ये लाइट रे आ रही थी, रिफ्लेक्टेड रे ये थी, ये लाइट रे का एंगल ऑफ इंसिडेंस मैंने थोड़ा सा बढ़ाया, अब लाइट और बढ़ गई, जब और बढ़ाया तो ये लाइट बिल्कुल सरफेस की हो गई। अब बात आती है भैया इसके बाद अगर और बढ़ाए, तो अगर इसके बाद अगर एक और कंडीशन डालें हम, अगर एक और लाइट रे को बढ़ाएं, तो ये अगर लाइट रे बढ़ाए हमने एंगल ऑफ इंसिडेंस, अब क्या करा, क्रिटिकल एंगल से ज्यादा, मतलब अगर एंगल ऑफ इंसिडेंस बढ़ा दूंगे क्रिटिकल एंगल से, तो आप एक चीज नोट करोगे, ये लाइट रे अब और ज्यादा बेंड होगी, और ज्यादा बेंड होगी तो उसी मीडियम में जाएगी। तो जब लाइट रे का जिस मीडियम से आना और उसी मीडियम में चले जाना, दिस प्रिंसिपल, ये जो आपको मैं शेडो दे रहा हूं, इसको बोलते हैं टोटल इंटरनल, TIR, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। आप देखिए इसमें थ्योरी में नाम रिफ्लेक्शन है, नॉट की रिफ्रैक्शन। मतलब ग्लास सरफेस से भी रिफ्लेक्शन टेक प्लेस हुआ है, ग्लास सरफेस से क्या हुआ है, रिफ्लेक्शन। तो ये जो केस है वो आपने देखा, मैंने मल्टीपल लाइट रेस को डाला, जिनमें से कोई चुनिंदा जो लाइट रेस थी, गिनी चुनी जो लाइट रेस थी, उन्होंने क्या फेस किया, रिफ्लेक्शन। तो बस यही बताना चाह रहा हूं मैं कि ये जो है वो एक कंडीशंस होती है, एक लिमिटेड सर्वाइवल कंडीशंस होती है, मतलब बहुत कम कंडीशंस में अप्लाई होती है। ठीक है, अभी इन्हीं के क्वेश्चंस को हमें यहां करना है, पर मैं इससे पहले आपको ये बता दूं कि ये टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन जो बना है वो कब बना है, जब क्रिटिकल एंगल से एंगल ज्यादा हुआ है। तो अगर मैं ऐसे स्नेल्स लॉ से पढ़ूं, क्योंकि न्यूमेरिकल्स में ये टर्म्स यूज होंगे, अगर मैं स्नेल्स लॉ से पढ़ूं तो स्नेल्स लॉ क्या कहता है, स्नेल्स लॉ क्या कहता है कि जहां से लाइट आई है, जहां से लाइट आई है उस मीडियम का रिफ्लेक्टिव इंडेक्स, तो लाइट कहां से आ रही है, प्रिज्म से या ग्लास से, तो जहां से लाइट आई है उस मीडियम का रिफ्लेक्टिव इंडेक्स मैंने माना म्यू, और सबको पता है एयर का रिफ्लेक्टिव इंडेक्स क्या होता है, 1। तो जहां से लाइट आई है उसका रिफ्लेक्टिव इंडेक्स इंटू उसके एंगल का साइन, इंटू उसके एंगल का साइन इज इक्वल टू जहां पे लाइट गई है उसका रिफ्लेक्टिव इंडेक्स, गई कहां पर है बेटा, एयर में, इंटू उसके एंगल का साइन, उसके एंगल का साइन, इसके एंगल का साइन ये रहा। अगर मैं इसमें क्रिटिकल एंगल की बात कर रहा हूं तो म्यू तो म्यू ही रहेगा, साइन ये आई बिकम्स क्रिटिकल एंगल IC। म्यू ए की वैल्यू क्या हो जाएगी बेटा 1, और साइन आर की वैल्यू हमेशा क्या होनी चाहिए, 90। तो म्यू इंटू साइन IC क्रिटिकल एंगल, इसकी वैल्यू क्या होगी बेटा 1, साइन 90 की वैल्यू क्या होती है 1। अब यहां से एक फैक्ट नोट करना है कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मतलब जिस मटेरियल का, प्रिज्म की जिसमें हम बात कर रहे हैं या ग्लास की जिसमें बात कर रहे हैं, डेंसर मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और उसी के एंगल का साइन की वैल्यू अगर 1 के बराबर है, तो वो लास्ट स्टेज है रिफ्रैक्शन। इससे जस्ट अगर कुछ बड़ा हुआ तो 101% वो TIR के केस में जाएगा। तो अब जो इंपॉर्टेंट कंडीशन में नोट करा रहा हूं उसे हर बच्चा याद कर ले, ये रही इंपॉर्टेंट कंडीशन कि अगर म्यू और साइन आई की वैल्यू 1 से बढ़ी जाती है तो रिफ्रैक्शन नहीं होगा, क्या टेक प्लेस होगा, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। हर बच्चे को ये केस याद हो जाए क्योंकि इन क्वेश्चंस में इसको हम यूज करेंगे। सभी को पता है म्यू इंटू साइन आई की वैल्यू अगर 1 से बड़ी है, म्यू इंटू साइन आई की वैल्यू टफ नहीं है बेटा, आपको आसानी से समझ में आएगा, आप चीजों को अंडरस्टैंडिंग बनाते हुए क्वेश्चंस को करें। आपको ये बताया मैंने, जैसे ये वैल्यू बढ़ती गई बढ़ती गई बढ़ती गई, ये 90 हो गया और बढ़ाने पे ये उसी मीडियम में लौट गई। तो जब ये मीडियम में लौटी, वही तो TIR का केस हुआ, और TIR के केस के लिए क्रिटिकल एंगल को उसने क्या किया, अवॉइड किया, क्रिटिकल एंगल से एक्सीडेड लिमिट पे गया। तो क्रिटिकल एंगल की लिमिट के लिए मैंने एक रिलेशन निकाला, तो क्रिटिकल एंगल की लिमिट के लिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और साइन दोनों का प्रोडक्ट 1 के बराबर होता है, और अगर 1 से बढ़ा गया इनका प्रोडक्ट तो 101% TIR का केस होगा। तो अब आते हैं आपके टॉप 10 क्वेश्चंस पर। टॉप 10 क्वेश्चंस में 2 क्वेश्चन मैंने लिख रखे हैं, ठीक है। पहला क्वेश्चन पढ़िए बेटा। अच्छा, इसमें ट्राइजेक्टरी फॉर्म करने के लिए आती है, पेपर में ज्यादातर क्वेश्चन देखो ऐसे आते हैं, आपको एक डायग्राम बना दे रखा है, इस डायग्राम में आपको क्या कह रहा है कि ये लाइट जो आई है बस ऐसे दिखा देगा,
इसका ट्रेजेक्ट्री फॉलो करना है, मतलब आगे कैसे गई है, इसका पाथ आगे बढ़ा के दिखाओ, कब ये गई है, हो सकता है ये किसी सरफेस से इधर ना गई हो, वापस ही आ गई हो, TIR फॉर्म हुआ हो, तो वो सब आपको चेक करना है, इसके पाथ को फॉलो करना है। एक एक करके क्वेश्चंस करते हैं बेटा। देखो पहले, अ रे ऑफ लाइट इंसिडेंट वन सरफेस ऑफ ग्लास प्रिज्म, एक लाइट रे ग्लास प्रिज्म के एक सरफेस पे इंक्लाइन हुई है, ऑफ एंगल ए, ऑफ एंगल ए हैज एन एंगल ऑफ इंसिडेंस 2a। तो आपने ग्लास प्रिज्म बनाया, उसने क्या बोला, ए रे ऑफ लाइट इंसिडेंट वन सरफेस ऑफ ग्लास प्रिज्म, ग्लास प्रिज्म के एक सरफेस पे कोई लाइट रे आई, इंक्लाइन करा दी, ठीक है, जिसका एंगल ऑफ प्रिज्म, मतलब ये प्रिज्म का एंगल ऑफ प्रिज्म होता है, ये इसे एंगल ऑफ प्रिज्म बोलते हैं, जिसका एंगल ऑफ प्रिज्म कितना है बेटा, ए, ए। उसके बाद हैज एन एंगल ऑफ इंसिडेंस 2a, मतलब ये अगर लाइट रे आई है तो ये कौन सी लाइट रे होगी, इंसिडेंट रे, और इंसिडेंट रे जिस सरफेस पे मिली है उससे क्या बनाते हैं बेटा, नॉर्मल, इस पर देखो एल बनाना है, और नॉर्मल के साथ ये जो बनता है उसे एंगल ऑफ इंसिडेंस बोलते हैं, और उसने एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या दे रखा है, 2a, मतलब ये अभी किसका काम करेगा, 2a का। क्लियर, सबको पता है लाइट कैसे जा रही है, रेयर ठंडे मीडियम से गर्म मीडियम में जा रही है, रेयर टू डेंसर, तो ये नॉर्मल की तरफ बेंट हो जाएगी सीधे ना जाकर के, और अब ये जो एंगल बनेगा उसे बोलेंगे एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। उसने क्या बोला है, द रिफ्रैक्टेड रे इन द प्रिज्म स्ट्राइक्स द अपोजिट फेस विच इज सिल्वर्ड, मतलब ये जो रिफ्रैक्टेड रे है वो किसी ऐसे सरफेस पे स्ट्राइक होती है जिसको सिल्वर कलर से पेंट कर रखा है। ओहो, सिल्वर कलर से पेंट कर रखा है, मतलब पूरी कहानी बदल दी। इसमें प्रिज्म तो है ही, पर प्रिज्म का ये वाला सरफेस जो है वो एक्ट एज मिरर काम कर रहा है, एक्ट एज मिरर। क्या ये मिरर लाइट को पार जाने देगा, डेफिनेटली नॉट, रिफ्लेक्शन होगा यहाँ। तो अभी यहाँ उसने क्या बोला है कि ये जो सरफेस है वो सिल्वर्ड है, मतलब सिल्वर का मतलब ये यहां से यहां पर टकराई, टकराने के बाद वापस आएगी, तो उसने क्या बोला है, द रिफ्लेक्टेड रे फ्रॉम इट रिट्रेसिंग द पाथ, मतलब ये जो लाइट गई है वो इससे टकराने के बाद इसी पाथ को रिट्रेस करती है, मतलब यहां पे ये कहीं और बेंड नहीं हुई है, टकराने के बाद सेम इसी पाथ पर लौट जाएगी, ठीक है। तो ट्रेस द रे डायग्राम एंड फाइंड द रिलेशन बिटवीन, रे डायग्राम तो बन गया, एज यू नो दैट, सबको दिखाई दे रहा है, रे डायग्राम तो बन गया। अब वो क्या कह रहा है कि एंड फाइंड द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, इस प्रिज्म का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मान लिया मैंने म्यू, तो रिलेशन का के बीच में एंगल ऑफ प्रिज्म, मतलब रिलेशन पूछ रहा है बेटा वो म्यू वर्सेस ए में। क्वेश्चन समझ में आया नहीं आया सभी के, केवल क्वेश्चंस को इलस्ट्रेट किया, अभी हमने डायग्राम बना दिया, एक पार्ट तो हो गया कि ट्रेजेक्टरी फॉलो करनी थी, रे डायग्राम को फॉलो करना था, हो गया। अब इन दोनों में मतलब म्यू वर्सेस ए में रिलेशन निकालना है। अपन को देखो एक लाइट तो दिखी रही है ये, अपन यहाँ पे स्नेल्स लॉ लगाएंगे, क्या लगाएंगे, स्नेल्स लॉ। अब स्नेल्स लॉ में आपको यहाँ पे ये वाला एंगल दे रखा है क्या बेटा, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन तो गिवन नहीं है, ठीक है, तो स्नेल्स लॉ लगाइए। स्नेल्स लॉ क्या कहता है, बाय स्नेल्स लॉ, स्नेल्स लॉ क्या कहता है, जब भी कोई लाइट रे आती है, मतलब जहां से लाइट आई है उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, मतलब म्यू ऑफ एयर इनटू उसके एंगल का साइन, साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस 2a इज इक्वल टू, जहां पे लाइट गई है, गई तो यहां पर है, तो इस वाले एंगल को मैंने आर नाम दे दिया, क्या दे दिया, आर, तो यहां उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू ऑफ प्रिज्म इनटू उसके एंगल का साइन आर। इज दैट क्लियर, सभी को आया, साइन आर। अब एंगल ये आर क्या होगा ये पता होना चाहिए सबसे पहले, तो आया नहीं आया, म्यू ऑफ एयर, एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1, साइन 2a का फॉर्मूला क्या होता है बेटा, 2 साइन ए इंटू कॉस ए, ये आया म्यू और ये आया इनटू में साइन आर। अब साइन आर की वैल्यू चाहिए किसकी, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन की। एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन के लिए आप क्वेश्चंस को देखिए जरा, एंगल ऑफ इंसिडेंस 2a था, द रिफ्रैक्टेड रे इन द प्रिज्म स्ट्राइक्स द अपोजिट फेस व्हिच इज सिल्वर्ड रिट्रेसिंग द पाथ, ठीक है। एंगल ऑफ प्रिज्म निकालना बेटा, ये वाला एंगल क्या होगा, आप खुद सोचिए, अगर ये एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल ऑफ प्रिज्म है, तो एंगल ऑफ मतलब एंगल ऑफ प्रिज्म से एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन निकालना है। एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन निकालने का तरीका आपको पता है, इस सरफेस से, इस फेस से ये लाइट जैसे गई है वैसी वापस आई है, इसका मतलब ये तो 90 पे गई होगी, क्योंकि नॉर्मली इंक्लाइन जो लाइट होती है वो एक्जैक्टली सेम पाथ पर वापस आती है, तो ये 90 डिग्री बनाते हुए वापस आई है, इसका मतलब ये एंगल ऑफ प्रिज्म, ये कितना हुआ 90, ये कितना हुआ 90, तो ये वाला एंगल कितना हुआ बेटा, एंगल सम प्रॉपर्टीज है, a प्लस 90 प्लस एंगल 1 इज इक्वल टू 180,
एंगल सम प्रॉपर्टी। तो यहां से एंगल वन निकालिए, एंगल वन इज इक्वल टू, ये सब उधर गए तो 180 माइनस 90 माइनस टी, एंगल वन इज इक्वल टू 90 माइनस टी। आया नहीं आया? अगर ये 90 माइनस ए है और ये पूरा नॉर्मल, इसमें क्या होता है परपेंडिकुलर, तो 90 में से इस 90 माइनस ए को, मतलब इस 90 में से 1 घटा दो, तो एंगल आर कितना आया 90 माइनस एंगल वन, तो एंगल आर आ गया 90 माइनस एंगल वन कितना था 90 माइनस है, तो माइनस हो गया प्लस है, 90 से 90 कट गया, एंगल आर कितना आया बेटा एंगल ऑफ प्रिज्म। मतलब यहां पे एंगल ऑफ आर जो है वो किसका काम करेगा, एक्ट एज एंगल ऑफ प्रिज्म। तो अब बेटा यहां से साइन ए कट गया, तो ये आया 2 cos A इज इक्वल टू म्यू। इससे ज्यादा ये सॉल्व नहीं होने वाला। तो आप यहां देखिए ये क्या था, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ प्रिज्म, और दिस इज द एंगल ऑफ प्रिज्म। तो ये म्यू वर्सेस ए का रिलेशनशिप बन गया है। सभी को आ गया? ठीक है। अगले वाले क्वेश्चन से बढ़िए। अगले वाले क्वेश्चन में क्या बोला है कि यहाँ पे ये क्या दे रखा है 60, ये दे रखा है 90। तुरंत मैं अपना इस क्वेश्चन को पढ़े बिना एक चीज तो समझ लूंगा कि ये 60 ये 90, तो भैया ये 100% क्या हो जाएगा 30 डिग्री, एंगल सम प्रॉपर्टीज। अब ये लाइट रे आ रही है, क्वेश्चन पढ़िए, अ रे PQ इज इंसिडेंट नॉर्मली ऑन फेस बी। अभी बताया नॉर्मली वाला केस। अगर ये जो PQ है वो इस फेस बी पे कैसे इंक्लाइन हो रही है, नॉर्मली। तो सबको तो बताया जो भी लाइट रे नॉर्मली आती है उसमें कोई डेविएशन नहीं होता, वो बिल्कुल सीधे जाती है। जो भी लाइट रे नॉर्मली आई है उसमें कोई डेविएशन नहीं होगा, वो बिल्कुल कैसे जाएगी, सीधे। नॉर्मली वाली सीधे निकल जाती है। अब ठीक है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना है प्रिज्म का 1, मतलब म्यू इज इक्वल टू 1.5 है इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। कंप्लीट द पाथ ऑफ रे। अब इसको कंप्लीट करना है। देखो यहां से यहां तक तो चला गया, अपन को पता है अगर कोई नॉर्मली इंक्लाइन होए तो नॉर्मली इंक्लाइन में लाइट का कोई भी बाउंस बैक नहीं होगा, मतलब सीधे सीधे चली जाएगी। तो यहाँ पे देखना है बेटा क्या इस स्पेस से ये लाइट पार जाएगी या यहाँ पे आएगी। दोबारा समझो, यहाँ पे बताया था मैंने, अगर किसी सरफेस से लाइट पार जा रही है, अगर किसी सरफेस से लाइट पार जा रही है तो वो केस हो जाएगा रिफ्रैक्शन का। पर अगर पार नहीं जा रही है तो वो होगा TIR का। तो आपको ये चेक करना है कि क्या ये TIR को फॉलो कर रही है या नहीं। तो TIR को फॉलो करने के लिए आपको यहाँ पे बनाना पड़ेगा एक नॉर्मल। तो जब भी ये लाइट रे आई है इस सरफेस पे, ये तो परपेंडिकुलर वाली सरफेस है, इस पे जो नॉर्मल बनेगा सबको पता है इससे बनेगा। भाई किसी भी सरफेस पे परपेंडिकुलर लाइन खींचनी है, ऐसी तो खींची जाएगी। इस सरफेस पे परपेंडिकुलर बन गया, दिस इज नॉर्मल। तो नॉर्मल और इंसिडेंट रे, अभी ये क्या है इस सरफेस के लिए, इंसिडेंट रे। इंसिडेंट रे और नॉर्मल के बीच बना एंगल क्या कहलाएगा, एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल ऑफ इंसिडेंस। अब ये देखना है आपको कि ये लाइट इसके पार जाएगी या फिर TIR करते हुए यही रिटर्न हो जाएगी। तो उसके लिए पहले एंगल ऑफ इंसिडेंस पता होना चाहिए, एंगल ऑफ इंसिडेंस। एंगल ऑफ इंसिडेंस निकालिए बेटा, ये 30 है, ये 90 है, तो ये भी क्या हुआ 90। अब फटाफट बताइए ये 30 ये 90, तो एंगल सम प्रॉपर्टी से ये एंगल कितना आया 90 और 30 120, और 180 में से 120 गया तो बेटा आया ये 60। और ये जो नॉर्मल है वो सबको पता है ये कितने पे होता है 60, 90 पे होता है। 90 में से ये 60 चला जाएगा, एंगल ऑफ इंसिडेंस आ जाएगा। तो एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू आया 90 माइनस 60, मतलब 30 डिग्री। अब चलेंगे फॉर सरफेस 2। सरफेस 2 के लिए चलिए बेटा, सरफेस 2 के लिए जहां से लाइट आ रही है, मतलब जहां से लाइट आ रही है उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इनटू उसके एंगल का साइन। इसके एंगल का साइन कितना था 30, इनटू जहां लाइट जा रही है उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू ऑफ एयर, इनटू उसके एंगल का साइन, उसके एंगल का साइन। अगर ये TIR फॉर्म कर रही होगी, मैंने आपको क्या बताया, देखो ये वाला केस म्यू इनटू साइन है इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1 होना चाहिए। तो मैं ए, और अगर यहाँ पे एयर है 90 बनाएगी, क्रिटिकल एंगल से चेक करना है, तो मैं इसको अभी फिलहाल 1 रखूं, चेक करना है 1 के बराबर है या नहीं। तो म्यू की वैल्यू 1.5, साइन 30 का वैल्यू 1/2, पॉइंट हटाया नीचे 10 आया, 5 2 10, 5 3 15, 3 1 3, 2 2 4, 3/4 बेटा नॉट इक्वल, नॉट ग्रेटर देन इक्वल टू 1। क्या 3/4 1 से बड़ा है, 3/4 1 से बड़ा नहीं है, मतलब ये चीज जो है 1 से बड़ी नहीं है। दिस इज नॉट ग्रेटर देन इक्वल टू 1। तो जब ये 1 से बड़ी नहीं है इसका मतलब यहां पे कोई TIR परफॉर्म नहीं होगा। ये लाइट रे डेंसर टू रेयर जा रही है और नॉर्मल से कैसे हो जाएगी दूर, ये किस तरीके से परफॉर्म करेगी। ये चीज सभी को समझ में आई नहीं आई, ये कॉन्सेप्ट समझ में आया आपको। मैंने क्या बताया था, म्यू इंटू साइन आई का जो प्रोडक्ट है वो अगर 1 से बड़ा आया, 1, क्रिटिकल एंगल कब बनेगा, क्रिटिकल एंगल तभी तो बनेगा जब ये 90 होगा, और 90 होगा तब रिजल्ट क्या आएगा 1। तो मैंने यहाँ क्रिटिकल एंगल से कंपेयर किया है। अगर ये वैल्यू 1 से बड़ी है तो यहाँ पे TIR होगा, अगर ये वैल्यू 1 से बड़ी नहीं है तो यहाँ पे केवल रिफ्रैक्शन होगा। तो ये जो 3/4 है वो 1 से बड़ा नहीं है, इसलिए यहाँ पे क्या हो रहा है, ओनली एंड ओनली रिफ्रैक्शन। अगर वो आपसे पूछता कि अच्छा अब ये तो केवल चेकआउट करने का था, केवल
चेक करने का था टी आई आर हुआ या नहीं। अगर वो यहाँ पे एक और पूछता हैंस फाइंड एंगल आर, अगर ये भी पूछता, या एंगल ऑफ इमरजेंस, ये वाला एंगल, तो अब यहां पे हम प्रॉपर लगाते साइन रूल, साइन आई। तो वो कैसे लगाते बेटा, म्यू इस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इनटू इसके एंगल का साइन, आपको पता है आई यानी कि 30, यहां पे एयर होगा, एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इनटू इसके एंगल का साइन आर। तो म्यू क्या था 1.5, साइन 30 क्या था 1/2, एयर का 1 साइन आर, ये पूरा वैल्यू कितना आया था अभी 3/4, तो साइन आर इज इक्वल टू 3/4, तो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन आया साइन इनवर्स 3/4। सभी को समझ में आया नहीं आया बेटा, सारे के सारे दोनों क्वेश्चन अच्छे से आ गए होंगे। ठीक है, अभी वीडियो को पोस्ट करें और नोट डाउन करें, नोट डाउन करने के बाद हम अगली स्लाइड में और मल्टीपल क्वेश्चंस लेके आगे बढ़ते हैं। ठीक है, पॉज करिए, नोट डाउन करिए। हाँ तो बेटा आपने पॉज कर लिया होगा, आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन के साथ, और आशा करता हूँ वो दोनों क्वेश्चन जबरदस्त है और आपको अच्छे से समझ में आए। ठीक है बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन को चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 एंड क्वेश्चन नंबर 4। ठीक है, आपके बोर्ड पर लिखे हुए हैं, देखो, अ रे पी क्यू इज इंसिडेंट ऑन फेस ए बी। इस वाले क्वेश्चन में एक रे पी क्यू है, देखो अ रे पी क्यू, वो फेस ए बी पर इंसिडेंट है, ये फेस ये रहा ए बी सी, इस ए बी फेस पे कोई रे आ रही है, ओके, किस एंगल पे आ रही है किस एंगल पे नहीं आ रही है ऐसा कुछ अपन को गिवन नहीं है। ठीक है, तो इस पर सच दैट, वो मोस्ट इंपोर्टेंट कंडीशन, ए क्यू इज इक्वल टू ए आर, मतलब इस तरीके से आ रही है कि ये जो ए क्यू है, ए क्यू और ए से आर तक, तो ये दूरियां बराबर है। ओके, ट्रेस द पाथ एंड फाइंड एंगल ऑफ इंसिडेंस एंड एंगल ऑफ डेविएशन, इस पाथ को ट्रेस करना है और एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ डेविएशन को कंफर्म करना है। अच्छा ये बताओ, टीआईआर का केस कब होता है, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन का हमेशा एंड हमेशा केस कब होता है, जब लाइट जा रही होती है डेंसर टू रेयर, मतलब यहां तो कोई टीआईआर चेक करने की जरूरत है नहीं। ठीक है, तो लाइट रेयर टू डेंसर जा रही है, इस पे नॉर्मल बनाइए, ये बन गया नॉर्मल। तो लाइट रेयर टू डेंसर जा रही है तो नॉर्मल की तरफ झुक जाएगी, दिस इज नॉर्मल, जानी चाहिए सीधे, पर नॉर्मल की तरफ झुकने का मतलब ऐसे बेंड होना होगा, तो ये लाइट इस नॉर्मल की तरफ झुक गई, और नॉर्मल की तरफ झुकने के बाद ये कहां पे मिली, दूसरा पॉइंट इसलिए दिया है कि ये झुकने के बाद कहां मिली है, पॉइंट आर को। सभी को समझ में आया? ठीक है, नॉर्मल और इंसिडेंट रे, दिस इज इंसिडेंट रे, इंसिडेंट रे और नॉर्मल के बीच का एंगल सभी को पता है, एंगल ऑफ इंसिडेंस, और इस एंगल को क्या बोलेंगे, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। इस पहली सरफेस को R1 बोलते हैं, सभी को पता है। अभी जो डायग्राम, मतलब कल जो मैंने पूरा सिनेरियो समझाया था पूरा प्रिज्म का, पहले वाले सरफेस के एंगल को R1, दूसरे वाले सरफेस का एंगल ऑफ इंसिडेंस R2, तो ये R1 मान दिया मैंने। तो ये बताओ, जब ये ट्राइंगल ए क्यू आर, ये दोनों साइड बराबर है, तो इनके अपोजिट एंगल भी बराबर होंगे। इफ ए क्यू इज इक्वल टू ए आर, अगर ए क्यू ए आर के बराबर है, तो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल क्या होंगे, बराबर। दिस इज एंगल 1, दिस इज एंगल 2, एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2। प्रॉपर्टी क्या है बेटा, साइड अपोजिट टू सेम एंगल, एंगल अपोजिट टू सेम साइड आर इक्वल, एंगल अपोजिट टू सेम साइड आर इक्वल। तो इसमें एंगल सम प्रॉपर्टी लगा दो, एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस 60 इज इक्वल टू 180, एंगल सम प्रॉपर्टी। तो एंगल 1 2 बराबर है, तो दोनों को बराबर है, तो दोनों को नाम दे दिया x, तो x प्लस 60 इज इक्वल टू 180, दोनों को जोड़ा 2x, 60 उधर जाएगा, 180 में 60 गया 120, और 2 से कटा x इज इक्वल टू कितना आया 60, मतलब ये एंगल ये सब कितने के निकल के आया बेटा 60 के, और ये भी कितने का निकल के आया 60 का। सभी को समझ में आया? ठीक है, ये नॉर्मल है, नॉर्मल सरफेस के, प्रिज्म सरफेस के कितने पे होता है 90 बनाता है, तो R1 क्या हो जाएगा, इससे पता चल गया कि एंगल R1 बराबर हो जाएगा 90 माइनस 60, तो एंगल R1 कितना आया बेटा 30 डिग्री। सभी को समझ में आया? R1 कितना आया 30। क्या क्या पूछ रहा है वो बताइए, इन दिस फिगर ट्रेस द पाथ, मैं ये पाथ फॉलो कर लिया आगे तक, और इसके आगे भी परफॉर्म करना है, तो अभी इसको हटा दे, ट्रेजेक्टरी परफॉर्म करनी थी, ये तो क्वेश्चन सोल्व करने के लिए निकाला था बस। ठीक है, इसको हटा दिया, एंगल R1। अब आपको ये चेक करना है कि ये इसके बाद अब जा रहा है डेंसर टू रेरर, डेंसर टू रेरर। पहले तो ये करो, डेंसर टू रेरर में दो केस होते हैं, या तो वो रिफ्रैक्शन को फेस करेगा या फिर टीआईआर को फेस करेगा। टीआईआर मोस्ट इंपोर्टेंट कंडीशन है, म्यू और उसके रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की वैल्यू 1 से बड़ी है तो टीआईआर, और 1 से छोटी है तो रिफ्रैक्शन। ठीक है, अब यहां पे आपको चेक करना है इस सरफेस के बाद ये कैसे जाएगा, तो इस सरफेस के लिए ये कौन सी हुई इंसिडेंट रे, इस सरफेस के लिए नॉर्मल ये डल गया बेटा, तो ये वाला कैसा एंगल हुआ, इसे एंगल ऑफ इंसिडेंस बोलेंगे जो R2 है, और ये अभी मैंने निकाला था, कितना निकाला था 60, तो R2 भी कितना हो जाएगा सेम R1, यही जो है R2 हो जाएगा,
भाई ये नॉर्मल जो है वो इसके साथ 90 बनाएगा तो 91 60 चला जाएगा, कितना आएगा 30। ठीक है, तो आप चेक करिए इस वाले सरफेस के लिए, फॉर सरफेस 2 के लिए देखिए इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू इनटू इसी के एंगल का साइन, साइन एंगल क्या है इसका R2, ये बड़ा है 1 से या छोटा है 1 से, वो चेक कर रहा हूं। अभी फिलहाल मैं इसको साइन को नहीं बनाऊंगा, मैं यहां ब्लैंक डाल दूंगा, मेरे को नहीं पता क्या है। तो म्यू की वैल्यू √3 और साइन R2 की वैल्यू सभी को पता है, R2 की वैल्यू कितनी है 30। तो ब्लैंक अभी नहीं पता अपन को क्या है, तो √3 साइन 30 की वैल्यू होती है 1/2, तो √3/2 आया, क्या आया बेटा √3/2। तो √3 सबको पता है, √3 का वैल्यू होता है 1.732 और इसमें 2 का डिवाइड दोगे तो 0.8 समथिंग आएगा। क्या 1 से बड़ा है 1 से छोटा है? ये वैल्यू 101% 1 से क्या है छोटी, मतलब 1 से बड़ी नहीं है। तो ये जो ब्लैंक स्पेस बनाया था वहां पे सेम वही साइन आ जाएगा, इट इज नॉट ग्रेटर इक्वल 1, नॉट ग्रेटर इक्वल 1, नॉट ग्रेटर इक्वल 1। इसका मतलब TIR तो हो गया कैंसल, और क्या परफॉर्म करेगा रिफ्रैक्शन। सभी को समझ में आया रिफ्रैक्शन का मतलब? अब यहां से अपन को पता चला पाथ ट्रेजेक्ट्री शो करनी होती है तो ये सब चीजें नहीं इन्वॉल्व की जाती, ये केवल अपनी कैलकुलेशन के लिए। अब ये सब हटा दो, ये हो गया पाथ ट्रेजेक्ट्री, यहां से लाइट आई, ये यहां पे गई। अब इसके बाद क्या होगा, लाइट अपन को पता चल गया लाइट इधर वापस नहीं आ रही, उधर जा रही है। तो उधर तो सबको पता है नॉर्मल से दूर हटती है, नॉर्मल से दूर हटती है, तो ये क्या बनेगा एंगल ऑफ इमरजेंस। तो देखिए क्वेश्चन में क्या क्या पूछा है, फाइंड द एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल ऑफ इंसिडेंस निकालना था, एंड फाइंड द एंगल ऑफ इमरजेंस, एंड इमरजेंस निकालना था। निकालेंगे, ठीक है। एंगल ऑफ इमरजेंस निकालना है तो एंगल ऑफ इमरजेंस निकालने के लिए आप चलोगे फॉर सरफेस 2, फॉर सरफेस 2 के लिए इसके मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, इसी के एंगल का साइन, साइन R2 इज इक्वल टू उसके मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, यहां पे एयर होता है, इसके मीडियम का साइन, साइन एंगल ऑफ इमरजेंस। म्यू का वैल्यू कितना आया बेटा 1.5, साइन R2 का, साइन R2 मतलब था साइन 30, ये रहा R2, म्यू एयर 1, साइन ई मेरे को निकालना है इमरजेंस, साइन 30 का वैल्यू 1/2, तो ये आया 1.5, 1.5 नहीं था ये √3 था, ये रहा √3, साइन 30 का वैल्यू 1/2, तो √3/2 इज इक्वल टू साइन ऑफ इमरजेंस। ये काय की वैल्यू होती है साइन में, ये होती है बेटा साइन 60 की, साइन एंगल ऑफ, साइन से साइन कट गया, एंगल ऑफ इमरजेंस कितना आया 60 आ गया बेटा। एक आंसर तो ये, एक आंसर तो एंगल ऑफ इमरजेंस हो गया। ठीक है, एंगल ऑफ इमरजेंस के बाद अब क्या पूछ रहा है, एंगल ऑफ आई, क्या पूछ रहा है एंगल ऑफ आई। एंगल ऑफ आई के लिए मैंने प्रिज्म के फॉर्मूले बताए थे, आप डायरेक्ट लगा सकते हो प्रिज्म के लिए फॉर्मूले। अच्छा क्या पूछ रहा है, एंगल ऑफ डेविएशन और पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है एंगल ऑफ डेविएशन। ठीक है, तो पहले आई और निकालिए, आई निकालने के लिए क्या करें, सेम अब सरफेस 1 के लिए चल लीजिए, सरफेस 1 के लिए तो इसके मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एयर इनटू इसके एंगल का साइन, साइन आई, इधर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स R1 इसका √3 इनटू इसके एंगल का साइन R1 भी कितना था बेटा 30 था, तो म्यू एयर का वैल्यू 1 होता है, तो ये बचा साइन आई √3, साइन 30 की वैल्यू 1/2, तो साइन आई इज इक्वल टू साइन 60, और इससे ये कट गया, आई इज इक्वल टू कितना आया 60। मतलब ये एंगल और ये एंगल दोनों क्या है बराबर। कुछ याद आया, एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ इमरजेंस बराबर कब होते हैं, लास्ट लेक्चर। एंगल ऑफ इंसिडेंस एंगल ऑफ इमरजेंस के हमेशा कब बराबर होता है, जब मिनिमम डेविएशन का केस होता है। किसका मिनिमम डेविएशन, यहां से पता चला आई बराबर ई है, मतलब काय का केस है मिनिमम डेविएशन का, और मिनिमम डेविएशन का फॉर्मूला मैंने लिखाया था आई प्लस ई माइनस ए, मिनिमम डेविएशन। तो इज इक्वल टू आई की वैल्यू कितनी आई बेटा 60, ई की वैल्यू कितनी आई 60, और एंगल ऑफ प्रिज्म कितना दे रखा था 60, 60 से 60 कट गया, डेल्टा मिनिमम कितना आया 60। आंसर सभी को समझ में आ गया होगा, सारे कॉन्सेप्ट मैंने बता दिए बेटा। एक ही क्वेश्चन, मैंने वो क्वेश्चन उठाए हैं जो आपको एक चीज नहीं सॉल्व करवा रहे, एक क्वेश्चन के अंदर दो दो तीन तीन चीजों करके हम सीख रहे हैं। तो मैं उम्मीद करता हूं कि ये आपको सारी की सारी चीजें आ रही हैं। सबसे पहले इंपॉर्टेंट चीज होता है कि जब भी हम डेंसर से रेयर निकाल रहे हैं, डेंसर से रेयर की तरफ बाहर जा रहे हैं, तो डेंसर से रेयर की तरफ बाहर जाते हुए मैं एक चीज पता होनी चाहिए कि क्या TIR परफॉर्म होगा या लाइट बाउंस बैक होगी। ठीक है, ज्यादा प्रेशर नहीं लेना भाई, मैं श्योर दे रहा हूँ, श्योरिटी दे रहा हूँ, वादा करो मुझसे, पूरा पेपर फंसा के रहूंगा। यहां से यहां लाइट जा रही है, यहां से यहां लाइट जा रही है, तो आपको ये चीज समझना है कि TIR परफॉर्म होगा या केवल और केवल रिफ्रैक्शन, बस डेंसर टू रेयर में। और पाथ ट्रेजेक्टरी बन गया, उसने बोला ट्रेस द पाथ, पाथ बिल्कुल ऑफिशियल तरीके से ट्रेस हुआ है। अब इस वाले क्वेश्चन पे आते हैं, ये वाला क्वेश्चन और इजी है, इनकी ट्रेजेक्टरी फॉलो करनी है बस, मतलब पाथ फॉलो करना है। क्या बोला उसने,
ये रेड कलर की लाइट है पहली वाली, ये ग्रीन कलर की, ये ब्लू कलर की। रेड कलर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इतना है, ब्लू कलर के लिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इतना है, ग्रीन कलर के लिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इतना है। मतलब आपको तीनों कलर की लाइट, अभी ऐसा मत समझना ये एक ही प्रिज्म है, ऐसा समझ लो जब लाइट रेड कलर की लाइट इस प्रिज्म से जाती है तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ये हो जाता है, और जब ब्लू कलर की लाइट इस वाले प्रिज्म से जाती है तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ये हो जाता है 1.47, और जब ग्रीन जाती है तो ये हो जाता है। आपसे ये पूछ रहा है कि इनके पाथ ट्रेस करो। पाथ ट्रेस करने के लिए मेरे को पता है ये नॉर्मली इंक्लाइंड है, कैसे है देखिए यहाँ, ये नॉर्मली इंक्लाइंड है। नॉर्मली इंक्लाइंड है तो भैया यहां से तो ये पक्का श्योर हूं मैं ऐसे सीधे जानी है, ये भी सीधे जानी है, क्योंकि नॉर्मली इंक्लाइंड जो लाइट होती है उसमें किसी भी तरीके का कोई भी फर्क नहीं पड़ता है। अब यहाँ पे आ रही है लाइट डेंसर से रेयर, फिर वही चीज दोबारा से टीआईआर या रिफ्रैक्शन, टीआईआर या रिफ्रैक्शन। आप चेक करिए टीआईआर है या रिफ्रैक्शन है। अच्छा इस क्वेश्चन में मैं एक चीज लिखना भूल गया हूं कि यहाँ पे इस क्वेश्चन में इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स √2 वो दे रखा है, √2। इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना दे रखा है, √2। एक क्वेश्चन में मतलब कुछ चीज, हाँ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है √2, ठीक है। एक करें, ठीक है बेटा। इस क्वेश्चन में अब आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने के बाद आप यहां से देखिए कि जब ये यहां से यहां जाएंगे, यहां से यहां जाएंगे, तो आपको ये चेक करना पड़ेगा कि इसमें क्या है क्या नहीं है, एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या होगा या क्या नहीं होगा। ठीक है, ये 90 का है बेटा, ये 90 का है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स √2 ही दे रखा है, ये एंगल 45 दे रखा है। ठीक है, क्वेश्चन में मैं लगाना भूल गया था, ये 45 दे रखा है, करें अब। ठीक है, अब क्वेश्चंस करते हैं। क्वेश्चंस करने के अलावा अपन ने ये देखा कि ये सब 90 बना रहे हैं, तो यहाँ भी 90, यहाँ भी 90, यहाँ भी 90। ठीक है, ये 90 डिग्री का, ये 45 डिग्री का, तुरंत मेरे दिमाग में आया कि भैया ये कितने का हो जाएगा, 45 का, एंगल्स एंड प्रॉपर्टी से। अब जब ये लाइट रे आ रही है, ये भी आ रही है, ये भी आ रही है, सबके लिए चेक करके देखते हैं, रेड के लिए, ब्लू के लिए, ग्रीन के लिए, यहां से लाइट पार जाएगी या नहीं। अच्छा इस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या बताया मैंने, √2। ठीक है, इस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है, √2। अब फटाफट देखिए इस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, मतलब जहां से लाइट जा रही है उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इनटू उसी के एंगल का साइन, इसी के एंगल का साइन। अब इसके एंगल का साइन तो पता ही नहीं अपन, क्या पता है, यहां से जो नॉर्मल बनेगा वो नॉर्मल ऐसे बनेगा, इस वाले के लिए जो नॉर्मल बनेगा वो ऐसे बनेगा, इस वाले के लिए जो नॉर्मल बनेगा वो ऐसे बनेगा। सही है। अब यहां से ये हुआ एंगल ऑफ इंसिडेंस, क्या हुआ, एंगल ऑफ इंसिडेंस। तो फटाफट बताइए, ये 90 का है, ये वाला 90 होगा, ये 90 हुआ तो ये 45, 90, 45, तो ये भी कितना हुआ बेटा, एंगल ऑफ प्रॉपर्टी से 45। और सभी को पता है कि जो नॉर्मल होता है वो इस पर परपेंडिकुलर होता है, तो 90 में से ये 45 गया तो ये भी कितना आ जाएगा, 45। ऐसी किसी भी ट्राइंगल में देख लीजिए, मैं आपको जूम करके दिखा दे रहा हूं, यहां अच्छे से समझ में आ जाएगा। मान के चलो कि एक लाइट ये सीधे जा रही है और ये बिल्कुल ऐसे चलेगी, ये 90 का था, ये 45 का था, तो ये 45 90, तो ये भी कितना हुआ, 45। और जब ये नॉर्मली इंक्लाइन हो रही है तो यह 90 होगा। अच्छा इसका अगर मैं ये नॉर्मल बना दूं तो नॉर्मल के साथ ये इंसिडेंट रे कहलाएगी और इसे बोलेंगे एंगल ऑफ इंसिडेंस। तो ये 90, ये 45, तो ये एंगल ऑफ प्रॉपर्टी से कितना हुआ, 45। और ये इंसिडेंट रे जो है इस प्लेन सरफेस पर क्या बना रही है, 90। तो 90 में से 45 गया तो ये भी तो 45 आएगा। इसका मतलब इन सब के एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या होंगे, 45। मैंने क्या निकाल लिया, इन सभी के, ये वाला भी 45 डिग्री का और ये वाला भी 45 डिग्री का। तो म्यू इंटू साइन 45, इसकी वैल्यू चेक करनी है 1 से बड़ी आती है या नहीं। ठीक है, अभी मैं कोई साइन नहीं लगा रहा, बस 1 से कंपेयर कर रहा हूं। म्यू की वैल्यू क्या है, √2, और साइन 45 की वैल्यू क्या है, साइन 45 की वैल्यू, साइन 45 की वैल्यू होती है बेटा 1/√2, और ये आया आपका 1। तो देखिए √2 से √2 कट गया, ये तो एग्जैक्टली इज इक्वल टू 1 आया। मतलब ये तीनों की तीनों लाइट रेस किस पर है, क्रिटिकल एंगल के फेस पर है, किस पर है, क्रिटिकल एंगल के फेस पर। अच्छा अभी एक चीज मैंने देखा, यहां पे मैंने रिफ्रैक्टिव इंडेक्स √2 यूज किया, पर उसने अलग अलग कलर के लिए, लाइट के लिए अलग अलग रिफ्रैक्टिव इंडेक्स नहीं दे रखे, अलग अलग कलर के लिए अलग अलग रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दे रखे हैं, तो आपको √2 यूज नहीं करना है। उसने इंडिपेंडेंटली बताया, बेशक इस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स √2 है, पर वो इंडिपेंडेंट नेचर में है, जब यहां पे किसी कलर की बात नहीं की जाती। अभी मैं इन सभी कलर के हिसाब से बात करूं तो सभी कलर के हिसाब से बात करेंगे, पहला रेड के लिए, फिर ग्रीन के लिए, और फिर ब्लू के लिए। ठीक है, तो अभी √2 को भूलना पड़ेगा आपको। अभी रेड के लिए बात करते हैं, तो रेड के लिए बताओ, रेड के लिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है, 1.39। मतलब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इनटू साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस तो सबका सेम है, 45। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और साइन ऑफ 45, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स रेड के लिए 1.39, साइन 45 का वैल्यू 1/√2। ऐसे यहां पे आइए, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.44 और इनटू साइन 45 की वैल्यू 1/√2। इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.47,
इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और इसका sin 45 की वैल्यू 1/√2। अब इन सभी को इंडिविजुअली चेक करना है कि ये 1.41 से 4 से बड़े आ रहे हैं या छोटे आ रहे हैं। तो ये आप चेकआउट कर सकते हो। अगर इसका डिवाइड देखिए 1.39 और √2 का मतलब 1.414, सभी को पता है 1.414। इसका इसमें डिवाइड दोगे समथिंग 0 पॉइंट समथिंग आएगा, मतलब 1 से छोटा आ रहा है। ये लेस देन इक्वल टू 1 है, लेस देन इक्वल टू 1 है, लेस देन इक्वल टू 1 है, मतलब क्या होगा, रिफ्रैक्शन, मतलब TIR नहीं होगा। ओके, यहां पे करते हैं 1.44 डिवाइड बाय 1.414। देखो डिनोमिनेटर छोटा है, न्यूमरेटर बड़ा है, ये जो वैल्यू आएगी वो 1 से बड़ी आएगी। कैसे आएगी, ग्रेटर देन 1, मतलब यहां पे क्या परफॉर्म होगा, TIR, TIR। सेम यहां पे बात करें तो ये भी वैल्यू आएगी, वो ग्रेटर देन 1 आएगी, मतलब यहां पे भी क्या परफॉर्म होगा, TIR। अरे बेटा घबराने की टेंशन नहीं है, ये चीज समझ में आ रही है नहीं, उसके रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का मल्टीप्लाई उसी के एंगल ऑफ इंसिडेंस से, अगर बड़ा आता है तो TIR और छोटा आता है तो रिफ्रैक्शन। तो यहां से मेरे को क्या पता चला कि ब्लू कलर की लाइट क्या करेगी, TIR। वहां कहां है ब्लू कलर की लाइट, ये ब्लू कलर की लाइट, ये ब्लू कलर की लाइट TIR करेगी, ये यहीं पे लौट के आएगी। दूसरी वाली ग्रीन कलर की लाइट भी TIR करेगी, ग्रीन कलर की लाइट ये रही, ये भी यहीं पे लौट के आएगी। बट जो रेड कलर की लाइट है वो TIR नहीं करेगी, मतलब ये पार जाएगी, और पार जाएगी तो नॉर्मल से दूर हट जाएगी। दिस इज द ट्रेजेक्टरी फॉलो, ट्रेस कर दिए पाथ सारे। ये ब्लू कलर की लाइट जैसे गई थी वो डेंसर से रेयर में पार नहीं निकल पाई, वो बाउंस बैक उसी मीडियम में हो गई। ये लाइट गई थी, ये भी डेंसर से रेयर में पार नहीं निकल पाई, वो बाउंस बैक उसी मीडियम में हो गई। ये वाली लाइट गई थी, ये डेंसर टू रेयर से पार निकल गई। क्यों, क्योंकि उसकी कंडीशंस TIR को सेटिस्फाई नहीं कर रही। तो बेटा आज के लिए इतना ही। इसमें 4 क्वेश्चंस कराए थे, बट 4 क्वेश्चंस आपको लग रहा है ये ओनली 4 क्वेश्चंस है। 4 क्वेश्चंस के अंदर मैंने मल्टीपल क्वेश्चंस को ऐड ऑन किया था। इसमें एक चीज के अंदर 2-2 3-3 चीजों को पूछने का तरीका केवल यही था कि आपको मैं एक ही क्वेश्चन के अंदर ज्यादा से ज्यादा डिटेल को समझा पाऊं। इसकी प्रिज्म की एक क्लास और होगी लास्ट, उस क्लास में हम पूरी तरफ से प्रिज्म को खत्म कर देंगे। तो प्रिज्म से बेटा मैं नहीं चाहता हूं कि किसी भी बच्चे का प्रिज्म का क्वेश्चन रोके। तो भाई आज के लिए इतना ही, ठीक है। आशा करता हूं आपको बहुत कुछ चीजें सीखने को मिली होंगी, सारी चीजें समझ में आया होगा, और मैं श्योरिटी दे रहा हूं यहाँ से एक क्वेश्चन पेपर में एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से जरूर देखने को मिलेगा। ठीक है, आज के लिए इतना ही। कल आते हैं नेक्स्ट लेक्चर के साथ, नई वीडियो के साथ, और प्रिज्म का खात्मा कर देंगे। ठीक है बेटा, थैंक यू। और लाइक करना अगर पसंद आए तो, और अपने यार दोस्तों के साथ शेयर भी करना। ठीक है बेटा, थैंक यू, राधे राधे।